अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं खान नाज़मी शरीफ। वेलकम टू FH2 क्लासेस। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमको क्या निकालना है, देखिए 3.30 की हमको कुव्वत 3 निकालना है। तो ऐसी सूरत में आपको क्या करना है, पॉइंट वालों में बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो ऐसी सूरत में आपको क्या करना है, पहले हमको ऐसा समझना है कि पॉइंट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये इसको हम 303 कंसिडर करेंगे। पहले हम 303 को 303 से ज़र्ब देके देखेंगे। ओके, 3 तिया 9, 300, 3 तिया 9। अब इकाई के मुकाम के नीचे हम ज़र्ब की अलामत लगा देंगे क्योंकि इकाई का ज़र्ब हो गया। अब जीरो से ज़र्ब देंगे तो 3 जीरो आ जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि जीरो से ज़र्ब देने पर जीरो ही आता है। अब इकाई और दहाई पे हम ज़र्ब की अलामत लगाएंगे। अब हम सैकड़े वाले से ज़र्ब दे रहे हैं तो इसके नीचे हम सैकड़े से लिखना शुरू करेंगे। वापस से 909 ही आने वाला है। अब जब इसको हम देखेंगे तो यहाँ आता है 9, इनकी जमा करते हैं। 9 0 9 9 18 के 8 हासिल का आया, एक ये एक का एक और ये 9। ओके, तो यहाँ पर क्या जवाब आ रहा है, देखिए 91,809। 91,809 को डबल से हम 303 से ज़र्ब देंगे। ओके, अब देखिए वापस हम इसको क्या करेंगे, 303 से ज़र्ब देंगे। अब देखिए 3 नाम 27 के साथ हासिल के आए 2, 3 को 0 से ज़र्ब देंगे तो 0 ही आता है, हासिल के तो वैसे ही लिख लेंगे हम। फिर 3 8 है 24 के 4 हासिल के फिर से 2 आए, फिर 3 1 3 और 2 मिला देंगे तो ये हो जाएगा 5। फिर 3 नाम 27। अब इकाई के मुकाम के नीचे ज़र्ब की अलामत लगाएंगे। अब 0 से ज़र्ब देंगे, इस 0 से हम ज़र्ब देंगे तो जितने अदद ऊपर है उतने 0 आएंगे। 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 5 0। अब तीसरे वाले से हम ज़र्ब दे रहे हैं, जो 303 का ये वाला 3 है, इससे ज़र्ब दे रहे हैं तो सैकड़े के नीचे से लिखना शुरू करेंगे जवाब। अब वापस यही जवाब आने वाला है जो ऊपर की लाइन में आया, तो हम ज़र्ब नहीं देंगे। 7 2 4 5 7 2। अब इन सब की हम जमा करके देखेंगे क्या जवाब आता है। देखिए ये 7, ये 2, 7 अंक 4 12 के। तो यहाँ पर इसको जो है हम देखेंगे, इसको ऐड करेंगे। ओके, तो यहाँ आ गया 7 अंक 4 11। ओके, 11 के एक हासिल का एक आया, 5 और 2 7 और ये एक 8। 7 और 4 11 के एक हासिल का एक, 5 और 2 7 और ये एक 8, ये 7 ये 2। तो इस तरह से कुछ ये जवाब आ रहा है, लेकिन ये इतना बड़ा जवाब नहीं है इसका। अब हमारे पास हमने जो लिए थे वो अशारिया में था, ये 303। इस तरह से हम 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो अब अशारिया कहाँ लगाएंगे ये मैं आपको बता रही हूँ। अब देखिए अशारिया के बाद आप नंबर गिनेंगे कितने हैं, इसके 2 इसके 2 इसके 2, कितने हो गए 6। तो सीधे हाथ की तरफ से आपको 6 नंबर गिनना है। 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ पर ये जवाब आएगा 27 जो भी है 818127, 27 ये जवाब आएगा इसका। ओके, 81 81 27, 27 81 27 जो है इसका यहाँ पे सही जवाब होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब है। तो इस तरह से इसको आपको छोड़ना नहीं है, ऐसे आपको इसको क्यूब निकालना है। ओके, सॉरी यहाँ पर हम फर्स्ट 2 मल्टीपल, तो 2 पहला मल्टीपल 2 का 2 ही है, 2 1 2। तो 2 और सेकंड मल्टीपल उसका 4 है। तो इस तरह से जो है हम यहाँ पर इस सवाल में 2 मल्टीपल लेना है हमको 2 के। तो इसको हम कैसे करेंगे, 2 + 4/2, तो यह आ जाएगा 6/2। ओके, खुद उस नंबर को भी हमको लेना है, वो नंबर भी अपना खुद का मल्टीपल है, उसके 2 के टेबल में 2 भी आता है। तो 2 1 2, 2 3 6। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। सॉरी मैंने ऑप्शन नंबर बी बताया था आपको, लेकिन जो 2 है ये भी यहाँ पर शामिल होगा, मतलब 2 से ही स्टार्ट होगा मल्टीपल। अगर हम निकालेंगे तो पहला मल्टीपल 2, दूसरा मल्टीपल 4 और उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाता है 6/2 और इसका जवाब आ जाएगा 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। द एज ऑफ फादर इज 7 टाइम हिज सन्स एज आफ्टर 4 ईयर्स, सम ऑफ देयर एजेस इज 56 ईयर्स, व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ द सन, यानी वालिद की उम्र अपने बेटे की उम्र के 7 गुना है। 7 साल बाद इनकी मजमूई उम्र 56 साल हो गई। बेटे की मौजूदा उम्र मालूम कीजिए। तो देखिए हम फ़र्ज़ करेंगे कि बेटे की मौजूदा उम्र जो है वो एक्स है, सन की मौजूदा उम्र क्या है, एक्स है। ओके, तो फादर की मौजूदा उम्र क्या हो जाएगी, 7 गुना ज़्यादा यानी 7x। अब 4 साल बाद, 4 साल बाद हम कैसे लेंगे, 4 साल बाद सन की एज जो है वो हो जाएंगी x + 4 और फादर की एज हो जाएंगी यहाँ पर 7x + 4, क्योंकि जो मौजूदा एज है उसमें 4 साल आगे जाएंगे तो 4 साल बाद वाली एज निकलेंगी ना। अब क्या कह रहा है, 4 साल बाद इनकी जो उम्रों का मजमू वो 56 है, यानी यहाँ पर ये हो जाएगा x + 4 + 7x + 4, कितना है इनकी उम्रों का मजमुआ 56 है। अब ये देखिए ये x और ये x, 7x और ये एक x हो गया 8x जमा 8
बराबर ये हो गया 56। अब देखिए यहाँ पर ये 8x तो ऐसे ही रहेगा और ये जो 8 है ये 56 के साथ माइनस हो जाएगा, यानी 56 माइनस 8 अगर हम करेंगे तो ये आता है 48, यानी 8x बराबर हमारा 48 आया। अब ये 8 और x के बीच में ज़र्ब की अलामत है, तो 48 के साथ जब यहाँ पर x हो जाएगा, देखिए ये 8x बराबर 48 में वापस लिख लेती हूँ। तो ये जो 8 और x इनके बीच में ज़र्ब का अमल है, तो यहाँ पर 8 जब 48 के साथ आएगा तो वो तकसीम हो जाएगा। ओके, तो यह आ जाएगा x इज इक्वल टू 48/8, और 8 के पाड़े में 48 कितने नंबर पर आता है? 6 नंबर पर, 8 छके 48। ओके, तो यहाँ पर x यानी जो बेटे की उम्र है वो 6 साल निकल कर आई, तो यहाँ पे क्या मालूम करना है? बेटे की ही मौजूदा उम्र मालूम करनी थी। ओके, तो यहाँ पर 6 साल जो है बेटे की मौजूदा उम्र होंगी, तो इस तरह से आपको ये सवाल सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर जो है बेटे की मौजूदा उम्र कितनी है? 6 साल है। ओके, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विच टर्म ऑफ द एपी इज 14, 28, 42 इज 168, यानी इस सीरीज की कौन सी टर्म 168 होंगी। तो देखिए ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है, हिसाबी तसाउत का। तो यहाँ पर जो है हम सबसे पहले ये डिसाइड करेंगे कि फर्स्ट टर्म क्या है, यानी ए क्या है। तो ए यहाँ पर क्या है, देखिए हमारे पास ए जो है यहाँ पर 14 है, ए क्या है यहाँ पर 14 है। इनका डिफरेंस देखेंगे हम, डिफरेंस यानी इनके बीच में फ़र्क, तो हर किसी के बीच में जो फ़र्क आ रहा है वो फ़र्क भी कितने का आ रहा है? 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, यानी 14 का ही फ़र्क आ रहा है। ओके, और यहाँ पर जो हमारा टी एन है वो टी एन यानी आखिरी टर्म जो दिया गया वो कितना है? 168 है, तो यहाँ पर ये 168। ये सारी चीज़ें आपको लगेंगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए इसका फॉर्मूला है टी एन इज इक्वल टू ए माइनस एन प्लस 1 अपॉन डी, सॉरी इंटू डी। अब यहाँ पर ए है हमारा 14, ओके, टी एन है हमारा 168। ओके, अब यहाँ पर माइनस एन माइनस 1, एन हमको मालूम करना है। यहाँ पर ये जो है डी, डिफरेंस भी इनका 14 का ही है, तो ये आ जाएगा 168। ओके, ये 168 आ गया, इज इक्वल टू ये 14 माइनस, अब ये 14 को एन से ज़र्ब देंगे तो ये 14 एन हो जाएगा, और इसको 1 से ज़र्ब देंगे तो ये 14 माइनस 14 हो जाएगा। अब ये प्लस 14 माइनस 14 जो है यहाँ से कैंसिल हो गया। ओके, अब यहाँ पर क्या बचा? ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो अब यहाँ पे ये क्या बता? 168 इज इक्वल टू 14n। अब ये 14 और n के बीच में ज़र्ब की अलामत है, 14 और n के बीच में कौन सा अमल है? यहाँ पर ज़र्ब का अमल है, तो यहाँ आके 168 के साथ तकसीम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 168 अपॉन 14। अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे, देखिए पहले 2 से करेंगे, 2 7 14, 2 8 16, 2 चौक 8। अब ये आ गया 84/7, तो 7 1 7, 1 बच गया 14 हो गया, 7 दूनी 14 12, यानी यहाँ पर 12वां जो है इस सीरीज़ की 12वां टर्म जो है वो 168 होगा। ओके, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करती हूँ सवाल आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर जो मेन फार्मूला ये है आपका। ओके, आपको ये फार्मूले में सारी वैल्यूज़ रखनी है और इस क्वेश्चन को निकालना है। इस फार्मूले को आप लर्न कर लीजिए, टी एन इज इक्वल टू ए माइनस एन प्लस 1 इंटू डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है। यहाँ पर इसका हमको प्लस और माइनस करना है, तो देखिए कितना आता है ये प्लस और माइनस करने के बाद। देखिए 729 प्लस 1 ये हो जाएगा 730 बटे, ओके, आपको ये देखना है। अब यहाँ पर आपको जो है 81 प्लस कितना है यहाँ पर? 81 प्लस 9 माइनस 1। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये कितना हो गया? 1 सॉरी, ये जस्ट अ मिनट, यहाँ पर ये हो गया 730, और इनका करेंगे तो इनको अगर 1 निकालेंगे हम तो ये 8 माइनस 8 प्लस 81, और 81 में से जब 8 माइनस करेंगे तो हम 73 आता है। ओके, 73 यहाँ पर हम देखेंगे तो 73 1 73 और 0 के 0 यानी 10 जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द डिजिट इन यूनिट्स प्लेस ऑफ द नंबर। अब देखिए इतना बड़ा नंबर देख के आपको घबराना नहीं है, आपको इन नंबर का जो भी एडिशन हम करेंगे इनके स्क्वायर का, उसके यूनिट प्लेस पर क्या आएगा हमको ये देखना है। तो देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ, आपको ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर उर्दू में क्वेश्चन बहुत ही मिस्टेक है, ये वाला देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन हम रेफ़र करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप आपकी स्क्रीन को जूम आउट कर लेना, मैं अभी थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, अगर मैं जूम आउट कर रही हूँ तो मुझे क्वेश्चन सही नज़र नहीं आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये जो 0 है इसका पहले हम 0 स्क्वायर लेंगे, प्लस अगला नंबर का इकाई का मुकाम क्या है 1, उसका स्क्वायर लेंगे। उसके बाद इसके इकाई के मुकाम पर क्या है 2, उसका स्क्वायर लेंगे। इसके इकाई के मुकाम पर क्या है 3, इसका स्क्वायर लेंगे। ओके, अब इनके स्क्वायर हम निकालेंगे। इसका स्क्वायर 0 का 0 ही निकलेगा, 1 का 1 ही निकलेगा, 2 का स्क्वायर 4 निकलेगा, 3 का स्क्वायर 9 निकलेगा। इन सब की जमा करेंगे, 9 और 1 10, 10 और 4
14। तो देखिए इसके इकाई के मुकाम पर क्या आ रहा है 4। तो इसके भी जो इन सब नंबरों को स्क्वायर निकाल कर जमा करके जो भी हम करेंगे इनके भी इकाई के मुकाम पर जो है यहाँ पर 4 ही आएगा। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, आपको इकाई के मुकाम लेना है, उनकी कुव्वतें निकालनी है और उनको जमा करने के बाद जो भी नंबर आएगा उसके इकाई के मुकाम पर जो नंबर आता है वही ये पूरे नंबर को ऐड करने के बाद आने वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर 4 इसका सही जवाब। ओके, चेक कर लेते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कुछ इस तरह से है, ए बी एंड सी डी आर 2 पैरेलल लाइन। ओके, ये ए बी और सी डी 2 पैरेलल लाइन है। ओके, देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद यह पी क्यू कट्स ए बी एंड सी डी एट ई एंड एफ रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पर ई और एफ पर जो है पी क्यू इसको कट करता है। देखिए इस तरह से ई एल इज़ द बाई सेक्टर ऑफ बी ई एफ, और ई एफ जो है देखिए ये ई एफ आपको बीच में से सॉरी ई एल जो आपको नज़र आ रहा है ये जो ये एंगल है इसका, ये वाला जो एंगल है बी ई और एफ, इस एंगल का ये बाई सेक्टर है। बाई सेक्टर यानी कि इसको 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर रहा है। ओके, और यहाँ पर आपको 35 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर 35 लिखा है तो मतलब ये वाला भी 35 होगा। ई एल बाई सेक्टर है एफ ई बी का। बाई सेक्टर का मतलब होता है, तो बाई सेक्टर का मतलब होता है 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर रहा है। तो ये यहाँ पे 35 का है तो यहाँ पर भी 35 का ही एंगल बनेगा। ओके, इसके लिए आपको ज्योमेट्री की बेसिक कंसेप्ट पता होना ज़रूरी है। अब क्या आगे पूछ रहा है देखिए, एल ई बी 35 देन सी एफ क्यू विल बी। तो सी एफ क्यू हमको निकालना है। सी एफ क्यू कहाँ पर है देखिए, ये सी एफ क्यू देखिए यहाँ पर है, ये सी एफ क्यू इधर हमको नज़र आ रहा है। तो देखिए इसके लिए आपको इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लेती हूँ, आपको थोड़ा सा बेसिक मालूम होना चाहिए। देखिए यहाँ पर ये इस तरह से एफ शेप में आपको एक एंगल नज़र आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो हम ये जो ऊपर वाला है ये एफ शेप में जो एंगल नज़र आ रहा है ऊपर वाला, ये पूरा हम निकालेंगे कितने का आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि ये बाई सेक्टर है। ओके, देखिए ये जो है कह रहा है ये वाला बाई सेक्टर है, यानी 2 बराबर हिस्सों में ये इस तरह से जो एंगल बन रहा है बी ई और ये जो एफ। ओके, तो यहाँ पे ये बाई सेक्टर है, मतलब ये 35 का है तो ये भी 35 का होगा और पूरा कितने का हो जाएगा, तो पूरा हो जाएगा 70 का। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। यानी यहाँ पर ये जो है ये पूरा एंगल का नाम लिख देती हूँ मैं, एंगल बी ई एफ जो है पूरा 70 का बनेगा, क्योंकि ये 35 का है और ये वाला हिस्सा भी 35 का होगा। तो दोनों मिला के ये पूरा एंगल कितने का बनेगा, ये पूरा बनेगा 70 का। अब यहाँ पे देखिए ये 70 का है तो इसके नीचे जो वाला ये वाला एंगल बन रहा है एल एफ क्यू, एंगल एल एफ क्यू, ये भी 70 का होगा। क्यों, क्योंकि इनको नज़ीरी ज़ाविये कहते हैं। ओके, ये जो एंगल है ये नज़ीरी ज़ाविये इनको उर्दू में कहा जाता है। तो नज़ीरी ज़ाविये एफ़ शेप के होते हैं कुछ इस तरह से। एफ़ शेप में यहाँ पर जितने का बनता है यहाँ पर भी कुछ उतने का ही वो ज़ाविया बनता है। ओके, अब ये हो गया 70 का आ गया हमारे पास नीचे का, यानी ये भी 70 का आ गया। अब यहाँ पर देखिए आपको एक चीज़ नज़र आ रही है इस तरह से, देखिए ये इस तरह से सी डी जो लाइन है यहाँ पर ये एफ़ क्यू बना है, यानी देखिए ये सी और ये डी है और यहाँ पर कुछ इस तरह से ये एफ़ है। ओके, ये एफ़ है और यहाँ पर ये क्यू है। तो देखिए यहाँ पर हमने ये वाला निकाले, ये 70 का आया। अब हमको सी एफ क्यू निकालना है, यानी हमको इस साइड का निकालना है, हमको ये सी एफ क्यू इस साइड का निकालना है। तो देखिए एक लाइन के ऊपर जब स्ट्रेट लाइन से एक एंगल, 2 एंगल बनते हैं तो वो दोनों एंगल का एडिशन 180 होता है। इनको लीनियर एंगल कहते हैं। यानी सपोज ये एक लाइन है और ये इस लाइन से इस एक लाइन के ऊपर ऐसे यहाँ पर एक एंगल बना, यहाँ पर एक एंगल बना, तो ये दोनों एंगल का एडिशन, इनकी जमा 180 आती है, क्योंकि इनको लीनियर एंगल कहते हैं। तो यहाँ पर एक एंगल हमको मालूम हो गया कि ये एक 70 का है, तो ये कितने का होगा, ये कैसे मालूम करेंगे। तो जब दोनों का एडिशन 180 आता है तो हम 180 में से 70 को माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 110। यानी जो हमको मालूम करना था सी एफ क्यू वो कितने का होगा, 110 का होगा। एक बार फिर से एक्सप्लेन करती हूँ क्या कंसेप्ट आपको यूज़ करनी है। आपको यहाँ पर नज़ीरी ज़ावियों की कंसेप्ट यूज़ करनी है। सबसे पहले इस बाई सेक्टर का यूज़ करके हम ये वाला एंगल निकालेंगे, ये 35 का आ गया। अब ये 35 का है तो ये पूरा हमने निकाला, ये पूरा कितने का मिला हमको, 70 का। अब ये 70 का है तो ये नीचे वाला भी कितने का हो जाएगा, 70 का। अभी नीचे वाला 70 का है हमारे पास, तो ये वाला हम कैसे निकालेंगे, इन दोनों का एडिशन, ये दोनों मिला के 180 होता है, तो 180 में से 70 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 110 का। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। देखिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन इंटरचेंज साइन माइनस एंड प्लस एंड नंबर 7 एंड 5 देन द वैल्यूज ऑफ 7 + 5 - 6। यानी माइनस और प्लस साइन को अगर हम इंटरचेंज करते हैं और 7 और 5 को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो इस जो इक्वेशन है इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो क्या इक्वेशन है देखिए, 7
+5 -6, हमको किसको इंटरचेंज करना है, माइनस और प्लस को, 7 और 5 को, यानी यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा और ये 6। ओके, तो यहाँ पर देखिए 5 में से 7 अगर जाते हैं तो ये -2 + 6, अब -2 + 6 कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। 1 + 1 माइनस अगर आता है तो हमको उसकी माइनस करनी है और अलामत हमको बड़े की लगानी है। तो यहाँ पर जो है इसका सही जवाब क्या आएगा, -2 + 6 हो जाएगा यहाँ पर 4। ओके, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द रेशो ऑफ areas of two triangles is 4:3 and the ratio of their height is 3:4. फाइंड द रेशो ऑफ देयर बेसिस, यानी दो मुसल्लस के रकबे का तनासुब 3:4 और इनकी ऊंचाई 4:3 है, इनके फाइंड द रेशो ऑफ देयर बेसिस। तो इनके कायदों का ये क्या दिया है पता नहीं, तो इनके कायदों का हमको यहाँ पर तनासुब मालूम करना है। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी मुसल्लस के रकबे का ज़ाब्ता क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल है बेस इनटू हाइट। ओके, अब यहाँ पर हमको दो मुसल्लस दिए हुए, तो सपोज़ हम फ़र्ज़ करेंगे ये मुसल्लस एरिया ऑफ, जस्ट अ मिनट, तो हम यहाँ पर फ़र्ज़ करेंगे एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सेकेंड। अब इसका क्या दिया गया है, देखिए इनका जो हमको निकालना है बेस इनटू हाइट, इनका जो फॉर्मूला होगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए द रेशो ऑफ एरियाज, अब इनके एरिया का जो रेशो है वो कितना दिया गया है, ये क्या है देखिए B1 × H1 और B2 × H2। ओके, हाँ H1 और H2। अब यहाँ पर हमको इनके बेस का रेशो निकालना, अब एरिया का रेशो दिया गया है रेशो 4:3, तो ये 4:3 यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि इनके एरिया का रेशो है। अब यहाँ पर बेस मालूम करना है अपने को। ओके, तो बेस की जगह पर एज इट इज़ B1/B2 इंटू हाइट का रेशो दिया गया है 3:4, तो ये आ जाएगा 3:4। अब देखिए यहाँ पर जाकर जो है ये 3:4 इक्वल की इधर साइड चला जाएगा 4/3 के साथ, तो यहाँ आ जाएगा 4/3 इंटू, जस्ट अ मिनट। ओके, तो यहाँ आकर ये क्या हो जाएगा देखिए 4/3 इंटू 4/3। ओके, तो ये 4/3 इंटू 4/3, क्योंकि इक्वल के लेफ्ट से राइट में ये वैल्यू जब जाएंगी ये 3/4, तो ये उल्टा हो जाएगा, 3/4 का 4/3 हो जाएगा। तो अब इसका जवाब आ जाएगा 4 4 जा हो जाता है 16 और 3 3 जा होता है 9, तो 16/9 जो है यहाँ पर इसका सही जवाब आएगा, यानी 16:9। इसका मतलब क्या होता है 16:9। ओके, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरह से निकालना है। इसके लिए आपको उसका फॉर्मूला याद होना ज़रूरी है। जो एरिया है मुसल्लस का एरिया या उसका रकबे का जो ज़ाब्ता है वो उसका कायदा ज़ब इर्तिफ़ा यानी उसका बेस इनटू हाइट उसका सही ज़ाब्ता है। तो देखिए 16/9 जो है या 16:9 इसका सही जवाब दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इफ़ वन ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज़ ग्रेटर देन ईच ऑफ द 2 रिमेनिंग एंगल्स बाय 45, यानी अगर एक एंगल जो है एक ट्रायंगल का एक एंगल बाकी दो एंगल से 45 ज़्यादा है। ओके, तो हमको जो है फाइंड द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, तो उस एंगल के हमको ट्रायंगल निकालना है। तो देखिए अभी हम कंपैरिजन करेंगे, एलिमिनेशन मेथड करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये जो एंगल है इस एंगल का अगर हम देखेंगे ये एंगल इस एंगल से भी 45 ज़्यादा है, इस एंगल से भी 45 ज़्यादा है, तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही जवाब होता है। क्योंकि क्या कहा गया है कि अगर एक मुसल्लस के ज़ावियों में से एक बाकी दो ज़ावियों से 45 ज़्यादा, यानी एक ज़ाविया ऐसा है जो दोनों ज़ावियों से 45 ज़्यादा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में ही हमको नज़र आ रहा है कि अगर हम 90 की बात करेंगे तो 90 इस 45 से भी 45 ज़्यादा है और इस 45 से भी 45 ज़्यादा है। ओके, बाकी की अगर हम बात करते तो देखिए यहाँ पर 2 बार 90 आ गया। ओके, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो एक ही एंगल ऐसा कह रहा है एक ही जो दूसरे एंगल से 45 जो दो एंगल से 45 ज़्यादा, एक एंगल दोनों एंगल से 45 ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर दोनों एंगल एक ही एंगल से ज़्यादा है, तो ये तो नहीं हो सकता। हमको दोनों एंगल का एडिशन हमें तीनों एंगल का एडिशन हमेशा जो है 180 आता है। तो आप ये भी करके देख सकते हैं, इन तीनों का एडिशन अगर आप करेंगे तो ये 180 आता है, इन तीनों का करेंगे तो इन दोनों का ही 180 हो जाता है। ओके, इनका करेंगे तो इन दोनों का ही 180 हो जाता है और ये 45 और बच गया। ओके, और अगर इनका भी करते हैं हम इनका भी एडिशन करते हैं तो ये 180 से ज़्यादा जाता है, ये 80 55 और 45। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 5 और 5 10 के सिफर हासिल का एक 8 और 1 9 9 और 5 14 14 15 16 17 18। ठीक है, ये भी 180 आता है,
लेकिन यहाँ पर वो कंडीशन नहीं फिट हो रही है जो ये कह रहा है कि एक एंगल बाकी दो से 45 ज़्यादा है। तो ये 80 जो है 55 से, ना तो 55 से 45 ज़्यादा है, ना इस 45 से 45 ज़्यादा है। इनका एडिशन 180 आ रहा है। ये कंडीशन एक ट्रायंगल के तीनों एंगल के लिए फिट हो रही है, लेकिन जो सवाल की कंडीशन है वो फिट नहीं हो रही है कि एक एंगल बाकी दो एंगल से 45 ज़्यादा है। तो वो यही है 90 जो है इससे भी 45 ज़्यादा है, इससे भी 45 ज़्यादा है। सिंपल था एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। हमको यहाँ पर रूट निकालना है क्वाड्रिक इक्वेशन का। y² + 4y + 3 = 0 का जो है रूट क्या होगा। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमको ये क्वाड्रिक इक्वेशन का रूट निकालना है। बहुत ही सिंपल है, y² + 4y + 3 = 0। अब हम क्या करेंगे, जो सेंटर वाला नंबर होता है, ऐसे जो इक्वेशन दिए जाते हैं इसमें हमको इसको दो टुकड़ों में बांटना होता है, स्प्लिट करना होता है। यानी इस 4 को हम स्प्लिट करेंगे, लेकिन कैसे, प्लस या माइनस में, यानी प्लस या माइनस करके 4 आना चाहिए। और उस जो भी नंबर में हम स्प्लिट कर रहे हैं उसका कनेक्शन 3 से भी होना चाहिए। यानी वो 3 के टेबल में वो नंबर में से कोई एक नंबर आना चाहिए या उस नंबर के टेबल में 3 आना चाहिए। तो सिंपल है, यहाँ पर हम 3 और 1 अगर इसको स्प्लिट करते हैं तो ये 4 हो जाता है। यानी ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, y² + 1y + 3y + 3 = 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसमें से कॉमन लेंगे, यानी ये दोनों की जोड़ी बनाएंगे, इन दोनों की जोड़ी। अब इसमें कॉमन अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ y कॉमन है, यानी y बाहर निकल जाएगा। अब इस y में से एक y बाहर निकल गया, एक अंदर बच गया, प्लस यहाँ से y बाहर निकल गया, ओनली 1 बच गया, प्लस यहाँ दोनों से हम देखेंगे तो 3 कॉमन है, 3 बाहर निकल गया, यहाँ पर बच गया y + 1। ओके, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों दो जो ब्रैकेट है जो सेम आ रहे हैं उनको एक मर्तबा लिखेंगे, यानी ये y + 1 एक मर्तबा लिखेंगे और ये 3 और ये y को एक ब्रैकेट में डालेंगे, यानी ये y + 3 एक ब्रैकेट में डाल देंगे हम। ओके, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए y = जस्ट अ मिनट, y = -1 आएगा, यानी ये जो y ये वाला जो है इसमें से हम क्या, मैं ये फिर से ब्रैकेट लिख लेती हूँ, y + 1 और y + 3, यहाँ तक आप चाहे तो नोट डाउन कर लीजिए। y + 1 और y + 3 हमारा जो ब्रैकेट आए हैं। अब उसके बाद क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए y + 1 और y + 3 हमारा आया था। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको y + 1 = 0 या y + 3 = 0 हम लेंगे। अब ये y = ये जो +1 है इक्वल के इधर चला जाएगा, -1 हो जाएगा। अब ये वाला जो y है, ये y = ये 3 इधर लेंगे, ये -3 हो जाएगा। तो जो इसके रूट आए वो -1 और -3 या -3 -1 कुछ भी हम ले सकते हैं, लेकिन -1 और -3 इसके रूट आएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। बहुत सिंपल था, हमने क्या किए, हमने उसको स्प्लिट कर दिए, जो 4 था हमने उसको क्या किए, स्प्लिट किए 3 और 1 में, और फिर उसके बाद हमने उसको सॉल्व किए कैसे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इन व्हाट प्रपोर्शन वाटर बी मिक्स विथ स्प्राइट टू गेन 12.5% बाय सेलिंग इट एट कॉस्ट प्राइस। तो बहुत ही आसान है, देखिए यानी हमको कितनी अमाउंट जो है स्प्राइट के अंदर पानी की मिलानी होगी ताकि हमको 12.5% मुनाफा हासिल होता है। देखिए ये 12.5% का मतलब होता है 12.5/100। बस इसी से हमको पूरा आंसर मिल जाएगा, कुछ भी नहीं करना है। ओके, अब हम इसको क्या करेंगे, देखिए अशारिया हटाने के लिए, ये पॉइंट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर एक 0 ऐड कर देंगे, यानी फिर से बता रही हूँ, 1 मिनट, यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए ओके, ये 12.5% का मतलब होता है 12.5/100। अब ऊपर का पॉइंट हमको हटाना है, तो हमको पॉइंट के बाद जितना अदद है, जैसे पॉइंट के बाद एक नंबर है, यहाँ पे एक डिजिट है 5, तो हम एक 0 वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 12.5 × 10, और नीचे हम लेंगे 100 × 10। ऊपर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे भी करना होगा, तो यहाँ पर यह आ जाएगा 125, यानी जो पॉइंट है वो हट जाएगा। ओके, मल्टीप्लाई 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो एक डिजिट पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो वो पॉइंट बीच में से हट जाएगा, ये 12.5 का 125 हो जाएगा, और नीचे एक 0 ऐड हो जाएगा, ये इस तरह से आ जाएगा। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 5 से, 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 15, 5 × 2 = 10, देन यहाँ पे 0 0। ओके, तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह से आ रहा है 25/200। अब इसको अगर हम करेंगे तो ये 25 1 और 25 8 200 होते हैं, तो ये 1/8, यदि 1/8 या 1:8 के रेशो में हमको जो है इसको यहाँ पर पानी मिक्स करना पड़ेगा, तब जाकर हमको 12.5% का मुनाफा होगा। तो बहुत ही आसान था, उसी परसेंट से हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, बाकी हमको कुछ भी नहीं करना पड़ा यहाँ पर। ओके,
तो सेट 11 के पूरे क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म होते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और प्लीज़ जब आप वीडियो देखते हैं और आपको एक भी क्वेश्चन अगर हेल्पफुल लगता है तो लाइक ज़रूर करना, क्योंकि जितने व्यूज़ होते हैं उसका 1/4 भी लाइक नहीं होते। आप जितना ज़्यादा लाइक करेंगे उतना ज़्यादा जो वीडियो है वो वायरल होंगी, उतना जो है मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो जब वीडियो आप देखें तो प्लीज़ उसको लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप तक जल्दी पहुँचे। नेक्स्ट वीडियो आने तक मुझे दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।